हाय एवरीवन। आपको सूर्या टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर में हिस्ट्री क्या है। तो कहता है कि बीते हुए के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, यानी अर्थात कहने का यही मतलब है कि जो बीत गया और उसके बारे में जो पढ़ रहे हैं वही उसी को हम कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस को कहा गया है। हिस्ट्री का जनक किसे कहा गया है? तो हेरोडोटस को कहा गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था और पुस्तक का नाम था, ध्यान से समझिएगा, पुस्तक का नाम क्या था? तो द हिस्ट्रीज नाम था पुस्तक का नाम। पुस्तक का क्या नाम है? तो द हिस्ट्रीज पुस्तक का नाम है। फिर उसके बाद कहता है कि इतिहास को 3 भागों में हम पढ़ते हैं। पहला आपका प्राक इतिहास काल। प्राक इतिहास में कहता है कि हमें कोई भी लिखी हुई लिपि प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन दूसरा आपका मध्य इतिहास काल है और तीसरा आपका इतिहास काल है। तो मध्य इतिहास काल में लिपि लिखी हुई प्राप्त हुआ लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। और तीसरा आपका बताए दे ऐतिहासिक काल, तो इसमें आपका लिपि लिखी हुई प्राप्त हुआ और इसे पढ़ा भी जा सका। अब कहता है कि प्राक इतिहास काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका पाषाण काल, दूसरा आपका ताम्र काल। पाषाण काल में कह रहा है कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने इसकी जानकारी दी थी। यानी रॉबर्ट ब्रूस ने हमें क्या कहा? रॉबर्ट ब्रूस ने हमें क्या बताया? यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण काल की सभ्यता की खोज किया था। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व को पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बहुत ही एग्जाम में रिपीट किया गया कि भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। उसके बाद लिखता है कि अध्ययन के दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका पोलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका मेसोलिथिक पीरियड अर्थात मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका नियोलिथिक पीरियड है अर्थात नव पाषाण काल। तो कह रहा है कि आखिर में पूरा पाषाण काल है क्या? तो याद रखना है कि पूरा पाषाण काल के मानव को ही आदो मानव कहा गया है और इस काल में जो मानव का जो जीवन था वो अस्थिर था। यहाँ लिखा गया है कि यह इतिहास का इसका जो समय माना जाता है वो 20 लाख से 12,000 ईस्वी को माना जाता है। इसी समय को मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था और यह इसमें जो मानव थे वो शिकार पर निर्भर रहते थे और इस काल में जो मानव है वो बड़े बड़े हथियार का प्रयोग करते थे शिकार पर करने के लिए। इसलिए मानव का जो जीवन था वो अस्थिर था। अगला कह रहा है यहाँ कि इसी काल में मनुष्य को सर्वप्रथम चित्रकारी भीमबेटका गुफाओं से प्राप्त हुआ था और ये भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान के रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं है। वहाँ चित्रकारी प्राप्त हुआ था। किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में। अब आते हैं हम मध्य पाषाण काल की। आखिर में मध्य पाषाण काल है क्या? तब मध्य पाषाण काल कहता है कि यह काल पूरा पाषाण काल का ही प्राचीन रूप है और यह 12,000 से 10,000 के बीच ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया। यानी इस काल में जो मानव थे वो पशुपालन क्या कर दिए? तो आरंभ कर दिए। लेकिन पशुपालन मानव ने मध्य पाषाण काल में आरंभ किया लेकिन विधि रूप से नहीं किया। आगे देखेंगे आगे। इसी समय मानव ने छोटे छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी पूरा पाषाण काल में क्या कहा कि जो मनुष्य जो थे शिकार करने के लिए बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करने लगे। लेकिन मध्य पाषाण काल में जब आए तो इन्होंने छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसीलिए इन छोटे छोटे हथियारों को हम
माइक्रोलिथ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर में माइक्रोलिथ है क्या। तो याद रखेंगे कि छोटे छोटे हथियारों को हम माइक्रोलिथ कहते हैं, याद रखेंगे। अगला कह रहा है कि मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। याद रखेंगे कि मनुष्य द्वारा पाला गया जो प्रथम जो जानवर था वो आपका कुत्ता था। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। इसी काल में मानव ने आदि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्राप्त किया था। यानी हाथ से जो पंजर जो क्या बोलते हैं, हाथ-कुष्ठ भी इसे बोलते हैं। तो हाथ से जो हथियार बनता है उसे हाथ-कुष्ठ कहते हैं, हाथ पंजर कहते हैं। तो इसी काल में मध्य पाषाण काल में ही शुरुआत किया गया था। आगे देखते हैं, कह रहा है अब अगला है नवपाषाण काल। तो कह रहा है नवपाषाण की जानकारी यहाँ से लिखा हुआ है। कहता है कि इस काल ये आपका काल जो है 10,000 से 3,000 BC को माना जाता है। इस काल में मानव को स्थायी आवास बना लिया। यानी हमने देखे थे कि मानव का जो अस्थायी आवास कहाँ था, पूरा पाषाण काल में। लेकिन नवपाषाण काल आते आते मानव का जो जीवन था आवास स्थायी हो गया। यानी एक वो जहाँ था वहीं रह गया, क्योंकि वहाँ कृषि की शुरुआत हुआ। लेकिन मैंने बताया था कि मानव द्वारा जो उपलब्धि जो प्राप्त हुआ था पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी। पूरा पाषाण मध्य पाषाण का नव पाषाण काल में कहता है कि इस समय मनुष्य कृषि करना आराम कर दिया और साथ में विधिवत पशु पालन भी शुरू कर दिया। मैंने बताया था कि मध्य पाषाण काल में जो कृषि की क्या होता पशुपालन शुरू तो किया गया था, लेकिन विधिवत यानी रीति ढंग रूप से नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही नवपाषाण काल में आए तब मनुष्य ढंग रूप से पशु को पालना शुरू कर दिया। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी। यानी कृषि का भी खोज किया, पशुपालन को विधि रूप से भी पाला और पहिए का खोज भी इसी काल में हुआ है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। सर जोन हो गया। इस समय मनक की खोज की गई। यानी इस समय नवपाषाण काल में किसकी खोज की गई? मनक। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोट जो मैंने बनाया है वो हर एक एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आप याद करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्य करेगा, साबित होगा। आप इस नोट्स को याद कर लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। यदि नहीं बनता है तब मुझे आप कहिएगा। अगला कह रहा है इसी में कि इस नवपाषाण काल में मनक का खोज किया गया था। मनक का दूसरा नाम घड़ा है। तो घड़ा का खोज किस काल में हुआ है? तो याद रखेंगे नवपाषाण काल में। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरातत्व से राख के टीले प्राप्त हुए। तो राख के टीले कहाँ प्राप्त हुए? तो नवपाषाण काल में, याद रखेंगे। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बेंगलोर से प्राप्त हुए। यानी पशुपालन जो भारत में जो प्राप्त हुआ था वो आपका आदमगढ़ और बागौर से प्राप्त हुआ था। आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है और बागौर आपका राजस्थान में है। याद रखेंगे आदमगढ़ और बागौर से पशुपालन का हमको प्राप्त हुआ था, ये नवपाषाण काल में। अगला है ताम्रकाल। बताए थे कि प्राक इतिहास काल को दो भाग में बांटा गया, एक आपका पाषाण काल, एक आपका ताम्रकाल। ताम्रकाल को देखो लिखा है चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं और पाषाण काल को लिथिक पीरियड कहते हैं। नवपाषाण काल के आखिरी समय ताम्रपाषाण काल के युग की शुरुआत हुई थी। इस समय मानव ने तांबे की खोज किया। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का खोज किया गया? तांबा। लेकिन जानवर में किसे पाला सर्वप्रथम? तो कुत्ता को।
इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। इस काल में मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरण का उपयोग करना शुरू कर दिया। यानी इस काल में जो मनुष्य जो थे वो पत्थर के साथ साथ पत्थर का तो उपयोग करते थे शिकार करने के लिए, लेकिन तांबा का ही प्रयोग किए हथियार बनाने में। और सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग करके एक हथियार बनाया था वो कुल्हाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब नोट सर। नाव दोटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरातत्व है जिसकी उत्खनन एच.डी. सकारियो ने करवाया था। आइए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ये बहुत ही एग्जाम में दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। हालांकि जितना भी बोले हैं सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, लेकिन उनमें से कुछ गिना चुना है। आइए, कह रहा है कि भारत के पुरातत्व का संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है जो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु का नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। जो धातु का जो नाम मिला था वो की खोज कौन किया था? यहाँ लिखा हुआ है कि धातु जो मिला था अब उसका नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया, लेकिन उसका लिखाया तो लिखावट के आधार पर उसका जो नामकरण किया वो जॉन ब्रूस ने किया। आइए बहुत पहला इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो पहला आपका कहता मेहरगढ़। आखिर में मेहरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे कि मेहरगढ़ कृषि के लिए प्रसिद्ध है और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। लिखा हुआ कृषि यहाँ किस की? तो गेहूं और जौ की गई थी। तो लिखा है कि यहाँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और कीर्तक पहाड़ियों के बीच की मेहरगढ़ किसके बीच है? तो सुलेमान और कीर्तक पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जो और गेहूं मिली थे। बोरजोहम यह कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ बोरजोहम स्थित है? तो कश्मीर में। यहाँ गर्तावास मिलता है। यहाँ से मालिक के साथ साथ पोते को दफनाने का साक्ष्य मिला। अर्थात कहने का मतलब ये कहा कि बोरजोहम आपका कश्मीर में स्थित है। और दूसरा पॉइंट यहाँ कह रहा है कि यहाँ जो साक्ष्य मिला था वो मनुष्य के साथ साथ कुत्ता का भी मिला था अस्थि। अगला कहता है गुप्त कराल। यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। अगला है कोल्डिवा। कोल्डिवा कहता है कि यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कहाँ है कोल्डिवा? कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 BC में मिला। यानी जौ और गेहूं आपका मेहरगढ़ में था जो 7000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। लेकिन सबसे प्राचीनतम जो था अनाज वो आपका चावल था जो 6000 ईस्वी में प्राप्त हुआ कोल्डिवा में। अगला देखते हैं क्या कहता है। अब कहता है चिरांद। तो यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद कहाँ स्थित है? तो बिहार के सारण जिला में स्थित है। हड्डी तक कहता है सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। तो हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपके सारण जिले के बिहार के सारण जिले में प्राप्त हुए थे, चिरांद में। अगला है दमदमा। तो यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले। दमदमा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल प्राप्त हुए। मानव द्वारा खोजी गई पहले धातु तांबा था, बता दिए। और मानव द्वारा खोजी गई पहला जानवर आपका कुत्ता था। मनुष्य ने सर्वप्रथम जौ और गेहूं की खेती की गई थी, याद रखेंगे। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन साहल थे।
मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्त स्थल हुआ। इसे अतिरंप भी कहते हैं। मैंने कहा भी था कि मनुष्य ने जो तांबा का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था वो कुल्हाड़ी के लिए। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। यानी मनुष्य में संबंधित जो मिला है वो सर्वप्रथम नर्मदा घाटी में मिला है। इनाक गांव ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती थी। इसका संबंध जॉर्वेस संस्कृति से है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट लास्ट है। तो कह रहा है यहाँ से लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदारो था। यानी भारत का जो सबसे प्राचीन जो नगर था वो मोहनजोदारो था, जो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। तब मोहनजोदारो का क्या अर्थ है सिंधी भाषा में? तब मृतकों का टीला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। असम का श्वेतभू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र गणवाव कपि है। तो याद रखेंगे, ये आपका प्राचीन इतिहास का आपका फर्स्ट टॉपिक था। अगला बार हम सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर आएंगे। तो आज हम वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, ताकि वीडियो अपलोड करने के बाद आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद।